जय हिंद। लर्निंग मोड में स्वागत है और ये साइन टेस्ट 4 का सेकंड पार्ट है। चलिए, सेकंड पार्ट का जो है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पिंड रूपांतरित गति से जो है आपका यानी एक वक्र रेखीय पथ पर गति कर रहा है तो इसकी गति डैश गति कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, मतलब कोई पिंड है और ये हमेशा रूपांतरित माने गति हमेशा चेंजेबल है, गति हमेशा अलग अलग कुछ से होती है। तो और वह क्या कर रहा है, एक वक्र रेखा, कोई टेढ़ा माना ये वक्र रेखा का है, तो इस पे अगर ये चलेगा तो इस गति को हम लोग कहेंगे वक्र रेखीय गति। क्या कहेंगे? वक्र रेखीय गति कहेंगे। वक्र रेखा पर जब चलती है तो इसे वक्र रेखीय गति कहते हैं। यही अगर सरल रेखा यानी सीधी रेखा पर अगर चले तो इसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे। समझ गए? और ऑप्शन में जो है आपका आवर्ती गति है और एक क्या है, सरल आवर्ती रेखीय गति, सरल रेखीय आवर्ती गति कह रहा है। तो देखिए इन सबको ऑप्शन को भी देखते हैं। पहला कह रहा है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है आपका? सपोज दैट हमने एक वृत्ताकार पथ लिया, तो आवर्ती गति क्या है कि मतलब यानी यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किया तो वो एक चक्र यानी समय फिक्स है, उतना समय के बाद फिर वो दोहराएगी, फिर तो इस तरह से करते रहेगी, घूमते रहेगी। तो उस गति को हम आवर्ती गति कहेंगे। अगर कहेंगे कि सूर्य में घड़ी में सुइये की गति, घड़ी के सुई की गति जो वो हमेशा एक फिक्स समय पे घूमते रहती है तो उनकी गति को आवर्ती गति कहेंगे। अगर कहें तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, वो भी आवर्ती गति है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल। लेकिन आपको हम बता दें, यहाँ जो ऑप्शन में आपका कि सरल रेखीय आवर्ती गति, ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसी गति नहीं है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन पे ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए सरल रेखीय गति पॉसिबल था, सरल रेखीय गति सीधी रेखा पर चलना, लेकिन आवर्ती लगा दिया मैंने। यहाँ से जाएंगे फिर फिक्स समय पे यहाँ आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर फिक्स समय पर आना पड़ेगा। ऐसी कोई गति है ही नहीं जो कि मतलब आना जाना पूरे ब्रह्मांड में जो कि हमेशा उसका कम चलता रहता, ऐसा नहीं है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। हमें मालूम है एक तत्व के सभी परमाणु समान ही होते हैं। क्या कह रहे हैं कि लेकिन क्या कर एक तत्व जो सपोज दैट हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के सभी परमाणु एक ही तत्व के सभी परमाणु समान ही होंगे, ये बात कह रहा है क्वेश्चन में। अब लेकिन आपको क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। देखिए वहाँ कह रहा है अवधारणा। अवधारणा शब्द माने अवधारणा हो गया आपका ना अ लगा हुआ, अवधारणा, तो मतलब अ मतलब नहीं होता है। तो यह तत्व यानी इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन में समझनी पड़ेगा आपको कि मतलब तत्व के एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं, इसका कहने का ये अर्थ है। इसलिए यहाँ अवधारणा लगाया। अगर यहाँ धारणा लगा देता कि धारणा है कि तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, तब वह समान होते हैं संभव था। लेकिन यहाँ अवधारणा लगाया है तो इन्हें आप समझेंगे नहीं है। जैसे सपोज दैट हमें यह अवधारणा है कि हमें मारा जाएगा, तो मतलब हमें नहीं मारा जाएगा, ये कहने का अर्थ है। और वही है अगर कह देंगे यह धारणा है कि हमें मारा जाएगा तो हमें मारा जाएगा निश्चित रूप से। तो इसीलिए यहाँ पे ये अवधारणा आप समझेंगे। यही एक बात था बस, और कुछ नहीं। तो इसमें आप क्या कहेंगे, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। लेकिन ये गलत सिद्ध हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है ये गलत सिद्ध हुआ किसके आने से, ये गलत सिद्ध हुआ। देखिए हम जानते हैं सपोज दैट हाइड्रोजन ही आप लिए हैं तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन 1 3। इसे हम कहाँ कहें, प्रोटियम कहेंगे। उसके बाद ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या क्या नाम है? पहले हाइड्रोजन के प्रथम समस्थानिक को क्या कहेंगे? प्रोटियम। इंग्लिश नाम आप पूछ लिया जाता आपका, प्रोटियम ही पूछता, आप हिंदी में लिख देंगे प्रोटियम तो वो भी चलेगा। प्रोटियम। ड्यूटेरियम क्या है? ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। ट्राइटियम ये आपका समस्थानिक है। तो समस्थानिक के आ जाने से तत्व के एक ही परमाणु के यानी परमाणु के सभी गुण क्या है, समान होते हैं। वहाँ कह रहा था नहीं होते हैं, लेकिन क्या हो गया, यहाँ समान हो गया, परमाणु समान होते हैं, ये कह रहा है। परमाणु भार की ओर नहीं जाइएगा, यहाँ पे परमाणु संख्या की ओर है तो ये समान होते हैं। सही बात है, यहाँ पे समान होते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। किसके कारण? समस्थानिक। आप लिख लेंगे किसके कारण, ऑप्शन में भी आपका समस्थानिक। यानी इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? आइसोटॉप कहेंगे। समस्थानिक आइसोटॉप। समभारिक अगर रहेगा तो आइसोबार होगा, और अगर न्यूट्रॉन समान होंगे तो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोन। इंग्लिश नेम, हिंदी नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप रट ही लें,
तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसीलिए समझ लें। 13 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या करते हो, न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हो तो इसका डैश बदल जाता है, ये कह रहा है। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर तो वो रिविजन हो जाएगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। सपोज दैट हमने एक कार्बन लिया, कार्बन 6 है और ये 12 है। हम जानते हैं कार्बन परमाणु संख्या ये 6 होती है और परमाणु भार 12 होते हैं। परमाणु संख्या को हम जेड कहेंगे, जेड से इंडिकेट करेंगे, परमाणु भार को ए से, एटॉमिक मास ये हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए, अब हम सपोज दैट हमने एक नाभिक बनाया, ये है कार्बन का नाभिक। क्या है? कार्बन का नाभिक है। इसमें का नाभिक में आपको मालूम होना चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। तो 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु विभाज्य है। और इससे मुख्यतः 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे कण हैं, जैसे प्रोजिट्रॉन एंड की खोज एंडरसन ने किया, न्यूट्रॉनो, इस तरह से बहुत सारे हैं। तो लेकिन मुख्यतः 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यानी आपका हो जाएगा जे थॉम्सन। प्रोटॉन की खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने, याद रखिएगा। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। यही नाभिक आपका जो है परमाणु भार होता है। अगर हम कहेंगे परमाणु भार कहाँ होता है, किसी भी तत्व के भार कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। तो परमाणु भार आपका नाभिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कहाँ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में हमेशा क्या करते हैं? चक्कर लगा रहते हैं, इस तरह यानी। तो अब ये कक्षा क्या है? देखिए कक्षा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जाएंगे, मतलब कम इलेक्ट्रॉन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम जानते हैं कक्षा के आधार पे करते हैं और एक उपकक्षा के आधार पे करते हैं। तो कक्षा के आधार पे हम जानते हैं 2, 8, 18, 32 यानी के, एल, एम और एन, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। लेकिन मुख्यतः अभी जो है आपका 2, 8, 18, 32 जाएंगे। और अब एन वो भी ले लो, क्या है मैन वो, और यहाँ हो जाएगा। देखिए आपको मालूम होना चाहिए महत्तम, किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है, याद रखिएगा 2n²। ये भी पूछ देगा आपको महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 2n²। तो 2n², जैसे हमारी ये कक्षा की संख्या 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, वो 5 है। तो वही निकाला हमने यहाँ पे। 2n का वैल्यू यहाँ 1 है, तो n 1 का स्क्वायर 1, 1 दूना 2, ये पूरा निकाल के यहाँ आएंगे। तो अब यहाँ 25 हो जाएगा और 25 दूना 50 हो जाएगा, ओ का वैल्यू 50 हो जाएगा। ये आपने देखा। तो वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये कक्षा पे चक्कर लगा रहे होंगे। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब हमारी नाभिक में है और भार है तो हम कह सकते हैं ए यानी मास जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर है, ये चीज़। अब कह रहा है देखिए हमारा मास दिया हुआ है यहाँ पे 12 दिया हुआ है और प्रोटॉन कितना है 6 है। तो हम न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसी 6 को क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप क्या करें, जब आप न्यूट्रॉन की संख्या में चेंज करें। हम अगर अभी n 6 है, हम अगर इनको 7 कर दें, n अगर 7 माने तो क्या होगा? देखिए मास क्या हो जाएगा, हमारा मास चेंज होगा। तो मास चेंज होगा तो मास में क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पहले से हमारा 6 है और प्रोटॉन कभी चेंजेबल नहीं होगा। प्रोटॉन अगर चेंज हो जाएगा तो आप समझते हैं तत्व ही चेंज हो जाएगा। तो हमारा 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, तो 7 6 कितना हो गया? 13। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 6 भी है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है, क्योंकि परमाणु संख्या दोनों जगह समान है। प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु की संख्या हम कह चुके हैं। और आपका जो है यहाँ पे 6 है, प्रोटॉन की संख्या है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए परमाणु, अब परमाणु संख्या दोनों जगह समान है। परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या दोनों जगह बराबर है। जबकि यहाँ पे परमाणु भार 12 है, यहाँ पे परमाणु भार 13 है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया आपका समस्थानिक का। तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपका समस्थानिक में क्या होता है कि आपका परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो वही चीज़ है, ये समस्थानिक में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? समस्थानिक में। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या में चेंज करेंगे तो समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिक यानी आइसोटोप बदल जाता है। यही चीज़ कह रहा था क्वेश्चन में। तो डीप क्वेश्चन है, साथ ही क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन सोचने पे हम जानते हैं साइंस क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान ही उस विज्ञान है। तो बस आप अच्छे तरीके से, सुटेबल तरीके से पढ़ेंगे तो कुछ कोई भाषण नहीं है। देखिए कोई एग्जाम इजी है, हर चीज़ इजी है यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता रहूँगा। आप जैसे सपोज दैट Z = P है,
यहाँ पे परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या है। लेकिन अगर ये कंडीशन एक और है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तत्व है। अब हाइड्रोजन अभी ये उदासीन है। जब उदासीन क्या कहलाता है, जब उस पर कोई चार्ज ना हो, वो उदासीन है। तो उदासीन की स्थिति में हमें पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। लेकिन जैसे ही ये उदासीनता खो जाएगी, तो जैसे अगर ये हाइड्रोजन प्लस में बदल जाएगा, आयन में बदल जाएगा, या Cl क्लोरीन तत्व है, इस पर ये आयन आ जाएगा, तो इस आयन के आते ही ये यहाँ से इक्वल टू कैंसिल में बदल जाएगा, तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो जब उदासीन रहे तब ये इक्वल है, बराबर है, नहीं तो नहीं। इन बात को भी आप क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की रासायनिक विशेषताएं समान होती है परंतु परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। तो जस्ट पहले हमने क्या किया था, कार्बन लिया था, 6 12 है, और क्या कह रहा है यहाँ पे, परमाणु डैश रासायनिक की विशेषता है कि उनका मतलब परमाणु भार द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना, लेकिन ये नहीं कहा है कि परमाणु संख्या भी अलग अलग होनी। लेकिन यहाँ पे हमें ये मानना है परमाणु संख्या, उसका कहने का मतलब जो नहीं दिया है, परमाणु संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। अगर 1 1 है तो हम ना परमाणु द्रव्यमान चेंज करेंगे, अगर 2 है तो जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम है। और यहाँ पे कार्बन के भी 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो इस सिचुएशन में क्या कह रहा है कि परमाणु डैश रासायनिक की विशेषताएं हैं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान भिन्न है तो किसकी, समस्थानिक। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब तत्व क्या कहलाएंगे, समस्थानिक तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। तो आप जान गए हैं समस्थानिक रासायनिक की डैश समस्थानिक रसायन विशेषताएं हैं जिसमें परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है तो एक बार लाइक अवश्य कर दें, कमेंट भी कर दें, अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दें, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। अब देखते 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 विलियन दिया हुआ है। क्या है, 3 विलियन है, जो है कि विलियन कौन कौन से हैं, एक्स है, कौन कौन से विलियन है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये 3 विलियन है और इनका पीएच वैल्यू देखिएगा। हम देखिए अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं ताकि दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पीएच वैल्यू दिया हुआ है 2 है, 11 है और 7 है। हमें कह रहा है कि हाइड्रोजन सांद्रण हाइड्रोजन के जो सांद्रण हाइड्रोजन निकालनी है उनका हमें क्या निकालना, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम आप जानते हैं क्या होता है, घटते क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम माने घटते क्रम, यही चीज़ निकालने बोल रहा है। H+ निकालना है और आपको उसके घटते क्रम में सजाना है इस विलियन को। तो देखिए इन पॉइंट को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए समझिए आप पॉइंट को, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, आप और रिवीजन हो जाएगा। हम जानते हैं क्या होता है, log m टू pn अगर होता है तो n log m लिखते हैं। ये बात आप लोगरिथमिक जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सीखेंगे आप, और जो हमने इस यूज में होगा वही चीज़ हमसे बता रहे हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि log अगर a है बेस टू द b है और इक्वल टू अगर x है तो इन्हें ही हम क्या लिखते हैं, यानी a इक्वल टू ये बेस b यहाँ आ जाता है और x पावर में चल जाता है, यही चीज़ लिखते हैं। अब हम इसमें यूज भी करेंगे इसका। आइए हम जानते हैं पीएच। अब हम क्या कहते हैं, हम बारी बारी से निकालेंगे 2 11 7 का तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम किसी एक संख्या को मानते हैं, सपोज दैट हम संख्या मानते हैं अगर pH इक्वल टू x है, ये x नहीं समझिएगा, विलियन वाला नहीं, हम सपोज दैट स्मॉल x समझ लीजिए। माना हमने x है। अब इसका हम सूत्र बैठाते हैं। pH का सूत्र क्या होता है, हम जानते हैं सूत्र इक्वल टू क्या होता है, log, आप जानिए कि log pH बराबर जो होता है log 1/H+। ये लिख लीजिए, या इन्हीं को देखिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला यूज कर रहे हैं। अगर हम ये log को हम यहाँ पे लिखें और H+ यहाँ रहने दें और ये माइनस, हम चूँकि हम जानते हैं 1/S को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे ये लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब ये -1 इधर आ जाएगा, क्योंकि हम ये फंडा यूज कर रहे हैं। -1 है तो -1 यहाँ आ जाएगा, log यहाँ पे H+ आपका रह जाएगा।
तो माइनस 1 हटा दीजिए, 1 तो होता नहीं, तो माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना, इसका बराबर क्या होता है माइनस लॉग, हम क्या कर सकते हैं एच प्लस बराबर क्या है हमारा एक्स है, हम माइनस को उधर भेज देंगे, स्मॉल एक्स है, माइनस को हम इधर भेज देते हैं तो ये माइनस इधर आ गया, शॉर्ट वे में चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे बेस में याद रखिएगा, बेस में कुछ नहीं होता है तो 10 होता है। अगर लॉग b इक्वल टू 1 है तो इसमें यहाँ पे लॉग बेस में क्या है 10 है, तो ये चीज़ समझिएगा आप। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे 10 है, तो अब ये उस फाउंडेशन पे चले आएगा। इस फाउंडेशन पे आने के बाद हम यहाँ 10 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे h प्लस हो गया, ये आ गया, अब बराबर क्या हो जाएगा 10 टू पी माइनस एक्स। तो आपने देखा h प्लस जो है, अगर हमने x पी एच की वैल्यू अगर मान x है तो h प्लस सांद्रण क्या हो जाएगा, ये पावर में माइनस हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब याद रखिएगा क्या, ये पी एच है इस साइड h प्लस है। अगर हमें पी एच वैल्यू हमने अभी x माना तो हमारा मान क्या आया 10 टू पी माइनस एक्स। उसी तरह चाहे 2 लीजिए, 7 लीजिए या 11 लीजिए, कुछ भी दुनिया का बकरी घोड़ा हाथी जानवर कुछ भी लीजिए तो वो माइनस में जाके पावर में हो जाएगा। तो यहाँ 10 टू पी माइनस 2 हो जाएगा, 10 टू पी माइनस 7 हो जाएगा, 10 टू पी माइनस 11 हो जाएगा। ये पॉइंट है बस, ज़्यादा मतलब ये बड़ा बनाने की नहीं। आज से आप सीधी तरह जैसे ही एच प्लस पूछे तो 10 टू पी क्या कह देंगे, यहाँ पे 10 टू पी माइनस 2 कह देंगे, 10 टू पी माइनस 11 कर देंगे, 10 टू पी माइनस 7 कर देंगे। अब हमें कह रहा है इन विलियनों को अवरोही क्रम में से जाना है, यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा विलियन कौन सा है। देखिए जिसका मान पावर में माइनस में अगर होगा तो जिसका मान छोटा होगा, जैसे यहाँ 2 छोटा है तो ये पावर में सबसे बड़ा हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो x हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, देखिए सेकंड पे ये आ जाएगा तो y हो जाएगा। उसके बाद कौन है आपका, सॉरी यहाँ पे z है, यहाँ पे आपका z है, उसके बाद आपका y है। यही आपका विलियन का सही क्रम। आप इन्हें आप देख लीजिए, ऑप्शन सटीक। इस क्वेश्चन को एक बार आप अवश्य अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा और अच्छा मज़ा आता है। जब भी आप कुछ खोज निकालते हो, कुछ कर बना डालते हो तो अच्छा लगता है और आनंद भी आता है। बस ये आंसर आपका सटीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है pH वैल्यू अगर 7 से 14 की ओर जाएगा। क्या कह रहा है कि pH अगर 7 से 14 की ओर जाए, हमने स्केल बनाया, क्या बनाया, ये pH स्केल। pH स्केल की खोज किसने की है, सोरेनसन ने किया है। इसमें क्या क्या pH स्केल में कितने होते हैं, 14 बार होते हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कीजिए, देखिए 7 हमेशा बीच में आने चाहिए। बस आप इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। बीच में हमारा जो 7 है, ये 7 पे जो भी वैल्यू होगा वो उदासीन होगा। pH वैल्यू 7 उदासीनता को दर्शाता है, उदासीन है, ये क्या है, उदासीन है 7 वाला। अब 7 से इधर की ओर क्या होगा, अम्ल है। यहाँ से आपका 7 से नीचे की ओर जो है अम्ल है और 7 ऊपर क्या है हमारा, क्षार है। क्या है, क्षार है। अब कंडीशन है कि किधर अम्लता बढ़ेगी किधर क्षारीयता बढ़ेगी, इन चीज़ को आप देख लीजिए। आज के बाद इस क्वेश्चन को अम्ल रहे या क्षार रहे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए अगर हम 0 से, यहाँ पॉइंट 0 से 7 की ओर बढ़ेंगे तो हमारी अम्लता घटेगी। क्या होगी, घटेगी। अम्लता में जो उसका हार्डनेस होगा उसमें कमी आएगी। अब जैसे अगर हम 7 से 0 की ओर बढ़ते हैं हमारी अम्लता बढ़ती है। समझ रहे हैं आप, ये अम्ल के हैं। लेकिन क्षार में इसका उल्टा होता है। क्षार में जैसे 7 से हम 14 की ओर जाएंगे तो हमारी क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन 14 से 7 की ओर आने पर हमारी क्षारीयता घटेगी। इस बात को आप याद रखिएगा। इससे आपका 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अम्लता बढ़ेगी किधर, क्षारीयता किधर बढ़ेगी, अम्लता किधर घटेगी, क्षारीयता किधर घटेगी। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है pH 7 से 14 की ओर जाने पर, 7 से पहले याद करेंगे 7 हमारा उदासीन है, 14 की ओर जा रहे हैं, क्या है, क्षार है। तो क्षार में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 7 से 14 की ओर जाने पर क्षार में वृद्धि होती है। हो गया सॉल्व। अगला जो क्वेश्चन है इसी पे बेस है, इसलिए हमने इसे मिटाया नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में मतलब सबसे अधिक अम्लीय गुण कौन दर्शाता है। अम्लीय गुण सबसे अधिक कब होगा, हमारी अम्ल मालूम है हमें 7 से हम जब 0 की ओर जा रहे होते हैं तो हमारी अम्लता बढ़ती है। 7 से ज्यों हम 0 की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारी अम्लता त्यों बढ़ती है। तो हम कह नहीं सकते एक महत्तम मान यानी 0 पे हो जाएगा आपका
अम्लता सबसे अधिक। तो उसी चीज़ ऑप्शन में आपका 0, 6, 7, 1 है, तो आप क्या कह देंगे 0, यानी सबसे अधिक अम्लीय है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहते हैं। मगरमच्छ के बच्चे, देखिए क्या है, आपको मगरमच्छ के बच्चे को तो जान लेंगे कि आप क्या कहते हैं, लेकिन और सभी तो पॉइंट है, तो जो देखते हैं मगरमच्छ के बच्चे, और ऑप्शन में जो है उन सबको देखते हैं। ऑप्शन में आपका कोडलिंग भी है, कोडलिंग है, उसके बाद गैसलिंग है, गॉसलिंग, उसके बाद फिंगरलिंग है, फिंगरलिंग, और नेक्स्ट जो है आपका कौन सा, हैचलिंग। तो हैचलिंग जो हो जाएगा आपका क्या, आपका जो क्वेश्चन में है मगरमच्छ के बच्चे को क्या करेंगे आप, मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को, ना कि मगरमच्छ को, मगरमच्छ के बच्चे मगरमच्छ ही कहलाएंगे। तो मगरमच्छ के बच्चे जो होंगे उनके, फिर उनके बच्चे, अगर मगरमच्छ के जब भी आएंगे उनके बच्चे होंगे। तो अब उसके बाद फिंगरलिंग, फिंगरलिंग किसके, मछली के बच्चे को, फिंगरलिंग मछली के बच्चे को। देखिए यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सपोज दैट हमने यहाँ पे ऊपर में लिखने के बच्चे, जो भी होगा आपका इसमें जितना भी है सब के बच्चे हैं, किसी न किसी के बच्चे ही कहलाएंगे आपका, चाहे इसमें लीजिए चाहे इसमें लीजिए, इसमें। अब गैसलिंग, गॉसलिंग, गॉसलिंग जो है आपका किसका है, गॉसलिंग जो है आपका हंस का बच्चा कहलाएगा, हंस के बच्चे को हम गॉसलिंग कहेंगे। वहीं कोडलिंग कीट के बच्चे को, किसके बच्चे को, कीट के बच्चे को कोडलिंग कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा हैचलिंग जो है मगरमच्छ के बच्चे को, राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कि आपको बताने निम्नलिखित में से कौन जो है आपका अक्षीय हड्डी है। कौन अक्षीय हड्डी, अक्षीय हड्डी, अक्षीय हड्डी जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। मेरुदंड अब इमेज में भी देख रहे हैं, वैसे मेरुदंड जो अक्षीय हड्डी यही है, मेरुदंड से जुड़े हुए जितने भी हड्डी होंगे वो अक्षीय हड्डी होंगे। लेकिन इसमें आपका एक ऑप्शन कंधा है, कंधा जो आपका मेरुदंड से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। कंधा किससे जुड़ा होता है, कंधा पसली से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ से हमारे पसली ये हो गए, ये सब पसलियाँ हैं, इन्हीं से जुड़ा होता है हमारा कंधा। तो पसलियाँ जो है अक्षीय हड्डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कपाल भी आ जाएगा, कपाल जो होगा वो जुड़ा है किससे, अक्षीय हड्डी यानी मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। तो आपका कपाल, मेरुदंड और पसली, ये तीनों अक्षीय हड्डी में आ जाएगा, जबकि कंधा पसली से जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पे आपका जो है कौन सा हो जाएगा, कंधा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 20 नंबर, ये क्वेश्चन अच्छा है और इस क्वेश्चन को आप देखिए डीपली लीजिएगा। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, डैश छोड़ते हैं। देखिए रक्त का थक्का, जैसे हमने यहाँ पे कटा हुआ है, कट गया तो यहाँ पे जो है यानी ये सब क्या है, लाल रक्त को कणिकाएँ ये निकलने लगती, तो यही हीमोग्लोबिन में लाल रक्त यानी अधिक होती है। जैसे ये निकलती है यहाँ पे एक जालीनुमा बना देता है ताकि इसे बाहर नहीं आने देता, तब जाके ब्लड रुक जाता है। तो उन्हीं चीज़ को हमें समझना होता है। देखिए यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स है, ये जो है प्लेटलेट्स ये टूटता है किसमें, आपको मालूम होना चाहिए। ब्लड प्लेटलेट्स टूटता है प्रोथ्रोम्बिन में, किसमें टूटता है, प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन, आप इसका इंग्लिश नाम ही याद रखिए, ज़्यादा बेहतर है। प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन में टूटा। फिर प्रोथ्रोम्बिन जो है किस में टूटता है, प्रोथ्रोम्बिन आपका, प्रोथ्रोम्बिन टूटता है आपका थ्रोम्बिन में, किस में, थ्रोम्बिन में। फिर जो है आपका तो थ्रोम्बिन आपका टूटता है किस में, फाइब्रोनिजन में। थ्रोम्बिन आपका किस में टूट जाएगा, फाइब्रोनिजन में, फाइब्रोनिजन में। और फाइब्रोनिजन अंत में देखिएगा यहाँ पे पॉइंट, ये सब भी पूछ लिए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन किस में टूटते हैं, थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन किस में टूटते हैं, फाइब्रोनिजन में। तो अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्लेटलेट्स जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए फाइब्रोनिजन भी नहीं होगा आपका थक्का बनाने में, फाइब्रोनिजन अंत में जो होगा, फाइब्रोनिजन के अंत में फाइब्रिन बनाता है थक्का। क्या बनाता है, फाइब्रिन ही आपको ब्लड को यानी ब्लड प्लेट्स जो फाइब्रिन है ये आपका रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिन। तो यहाँ पे हम लोग ने यानी 20 क्वेश्चन जो है पहले वीडियो में देखे थे और 10 क्वेश्चन, ये सेकंड वीडियो 10 क्वेश्चन। अब हम लोग न्यूमेरिकल भी हम बनाते हैं, न्यूमेरिकल को भी आप देखना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को दबा देंगे बेल आइकन में, तभी जाके आपको जो भी हम बनाएंगे वो आपको ऑटोमेटिक नोटिस आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।